आज हम 18 अक्टूबर 2025 को होने वाले साइंस के मिड टर्म एग्जाम का अध्ययन करेंगे। यहाँ बताएंगे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे और उनको कैसे आपको हल करना है। ये हमारा पेपर आएगा 60 नंबर का। सभी प्रश्न अनिवार्य है, जो भी सारे प्रश्न दिए हुए हैं वो सभी करने होते हैं। कुछ प्रश्न होते हैं 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के और 5 नंबर के हैं। पहला प्रश्न है खंड क का 1 से 12 तक प्रश्न पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। हमने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है और CO2 गैस वो उपयोग में लेते हैं, उसके बदले में कौन सी गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। दूसरा प्रश्न है कौन सा जीवाणु मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम जो जीवाणु है वो लेग्यूमिनस कुल मटर के पौधों में पाया जाता है और वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। पितरस कहाँ संग्रहित होता है। पितरस पित्ताशय में संग्रहित होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए पित्ताशय। अगला प्रश्न है चौथा अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो हमारे शरीर से अपचित भोजन है, पचा हुआ भोजन जो पचता नहीं है, उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निष्कासन कहते हैं। इसका राइट सी आंसर हो जाएगा निष्कासन। पांचवा प्रश्न है हमारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की लोहे की छड़ को 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के जल से भरी बाल्टी में डाला गया है। इस प्रक्रिया में उष्मा कहां से कहां जाएगी। लोहे की छड़ से जल की ओर स्थानांतरित तो करेगी, ना तो लोहे की छड़ से जल की ओर, ना ही जल से लोहे की छड़ ओर स्थानांतरित करेगी। ऑप्शन सी है जल से लोहे की छड़ की ओर स्थानांतरित करेगी। डी है दोनों जल व लोहे की छड़ के ताप में वृद्धि होगी। यहां देखो जो 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है लोहे की छड़ का और पानी का भी कितना ही है 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ना तो लोहे की छड़ से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की छड़ की ओर उष्मा स्थानांतरित होगी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर समान है। अगला प्रश्न है छठा हमारा जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तब यह रिक्त स्थान बनने के कारण दूधिया हो जाता है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अगला प्रश्न है सातवां जब नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डाली जाती है तो अगले दिन विलयन का रंग कैसा हो जाता है। तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है, अगर हम कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो उसका रंग नीले से कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा आठवां भौतिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटना होती है। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनको हम वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं। तो यहाँ बताना है गैस का बनना नहीं, ध्वनि का उत्पन्न होना नहीं, आकार का बदलना नहीं, गंध में परिवर्तन होना नहीं। तो यहाँ आकार में का बदलना, अगर हम आकार को वापस बदल सकते हैं तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है नवा निम्न में से कौन सी युक्ति समय मापने में सहायता नहीं करती। प्रेशर कुकर, धूप घड़ी, रेत घड़ी, जल घड़ी। तो प्रेशर कुकर है वो समय मापने में सहायता नहीं करती, बाकी ये सारी घड़ियां समय को मापती है। अगला प्रश्न है हमारा 10वां निम्न में से वर्तुल गति कौन सी है। मार्च पास्ट करते सैनिक, ऑप्शन बी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ऑप्शन सी झूले की गति, ऑप्शन डी सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी। तो हमें यहां वर्तुल गति बतानी है, वर्तुल गति कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। अगला प्रश्न है हमारा समय की SI इकाई है। ऑप्शन ए मिनट, ऑप्शन बी घंटा, ऑप्शन डी सेकंड और ऑप्शन डी मिली सेकंड। तो समय की SI यूनिट होती है सेकंड।
अगला प्रश्न है हमारा 12वां। निम्न में से कौन सी कार्बनिक अशुद्धि जल में पाई जाती है? नाइट्रेट, फॉस्फेट, मानव मल, धातुएं। जो जल होती है हमारी उसमें कार्बनिक अशुद्धि पाई जाती है मानव मल की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मानव मल। दूसरा प्रश्न है हमारा, पौधों की पत्तियों पर रंध्र नामक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। रंध्र क्या कार्य करते हैं? हमें बताना है कि रंध्रों का क्या कार्य होता है। रंध्र इनको बोलते हैं स्टोमेटा। ये पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ये गैसों का आदान प्रदान का काम करते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो रंध्र है गैसों के आदान प्रदान का काम करते हैं। और वाष्पोत्सर्जन, जो पौधों से पानी का वाष्पीकरण होता है उसमें रंध्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं और पानी के वाष्प को बाहर निकालते हैं। क्या होता है, जो पेड़ होते हैं जो उनमें छिद्र रंध्र पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। इसका दूसरा अथवा में प्रश्न पूछा हुआ है, सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? इस संबंध में रहने वाले एक जीव का नाम बताइए। सहजीवी संबंध वह संबंध होता है जिसमें दो अलग अलग जीव एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, अपना जीवन साथ में व्यतीत करते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इस संबंध में रहने वाले हमें एक जीव का नाम लिखना है, लाइकेन। इसका क्या नाम होता है? लाइकेन। यह कवक और शैवाल दोनों होते हैं, सहजीवी संबंध इनका चलता है। अगला प्रश्न है हमारा, बरसात के मौसम में मशरूम अच्छी तरह क्यों उगते हैं? आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में मशरूम जगह जगह आपको उगाई देते हैं। इसका रीजन होता है एक, क्योंकि बरसात के मौसम में मशरूम अच्छी तरह उगते हैं, क्योंकि इस मौसम में नमी अधिक होती है, बारिश होती रहती है और यहाँ क्या होता है, इस मौसम में अधिक नमी होती है और तापमान भी उनके विकास के लिए अनुकूलन होता है। और मशरूम को उगने के लिए नम और कार्बनिक पदार्थ क्या क्या चाहिए? एक तो नम चाहिए और कार्बनिक पदार्थ चाहिए। तो उस स्थिति में वो भरपूर मात्रा में उपस्थित होते हैं और बारिश के मौसम में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए बारिश के मौसम में मशरूम अच्छी तरह उगते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी के बीच एक अंतर बताइए। हमें यहां बताना है प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी के बीच मुख्य अंतर यह होता है कि डॉक्टरी तापमापी में एक किंक होता है, मोड़ लगा होता है, जो पारे को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। जो पारा है डॉक्टरी थर्मामीटर में, वो पारा धीरे धीरे नीचे आता है। आपने देखा हो क्यों? क्योंकि उसका रीजन है किंक लगा होता है, एक मोड़ लगा होता है, जिसके कारण वो उसको धीरे धीरे आने देता है और जिससे शरीर का सही तापमान माप सकते हैं। जबकि प्रयोगशाला जो तापमापी होता है उसमें ऐसा कोई किंक नहीं होता, वो पारा एकदम से नीचे आ जाता है। इसी में अगला ऑप्शन दिया हुआ है अथवा में प्रश्न, अथवा थल समीर किसे कहते हैं? हमें बताना है थल समीर क्या है। थल समीर रात के समय चलती है। किस टाइम चलती है? रात के समय चलती है, जब भूमि समुद्र की तुलना में तेजी से ठंडी होती है। जो रात में क्या होता है, जो भूमि होती है, मिट्टी होती है, वो तेजी से ठंडी होती है। इस दौरान भूमि के ऊपर की हवा ठंडी होकर भारी हो जाती है और समुद्र की ओर बहती है, जहां गर्म हवा ऊपर उठती है। यह ठंडी हवा का समुद्र की ओर चलना ही थल समीर कहलाता है। जो ठंडी हवा होती है वो कहां जाती है? समुद्र की ओर, यानी स्थल से वो कहां जाती है? समुद्र की ओर जाती है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? थल समीर। जो हवा होती है रात के समय समुद्र स्थल से किसकी तरफ जाती है? समुद्र की ओर जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? थल समीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है पांचवा, कागज काटना एक भौतिक प्रक्रिया है। क्या होता है? कागज को हम काटते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो एक भौतिक प्रक्रिया है, परंतु कागज जलाना एक रासायनिक प्रक्रिया है। दोनों अलग अलग प्रक्रिया होगी। अगर हम उसको काट रहे हैं, फाड़ रहे हैं, वो तो भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम उसको वापस जोड़ सकते हैं। अगर उसको जला दिया तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और कार्बनिक पदार्थ निकले, इसलिए वो क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। कागज काटना एक भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें कागज की रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता, इसका केवल क्या बदलता है? आकार बदलता है। जबकि कागज जलाना एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें कागज आसानी के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके राख, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे नए पदार्थ बनाता है, जिससे उसकी रासायनिक संरचना बदल जाती है। जबकि कागज को काटते हैं तो उसकी रासायनिक संरचना परिवर्तित
नहीं होती। छठा प्रश्न है हमारा, आहार नाल के किस भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है? हमें बताना है कि आहार नाल के कौन से भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल पाया जाता है। तो पेट में, आमाशय में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा इसी का दूसरा पार्ट, यह अम्ल खाना पचाने में किस प्रकार सहायता करता है? इसके दो कार्य लिखे। हमें बताना है कि HCl अम्ल है, ये खाना पचाने में किस प्रकार सहायता करता है और इसके दो कार्य भी लिखने हैं। यह भोजन को अम्लीय बनाता है, जो इसका माध्यम है भोजन का, वो इसको कैसा बनाता है? अम्लीय बनाता है, जिससे वो भोजन अम्लीय हो जाता है। पेप्सिन जैसे पाचक एंजाइमों को काम करने में मदद मिलती है इससे। यह भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। क्या करता है? एक तो हानिकारक जीवाणुओं को मारता है जो भोजन के साथ आते हैं, और दूसरा अम्लीय माध्यम बनाता है, जिससे पेप्सिन पाचक एंजाइमों को काम करने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है इसमें अथवा में, अमीबा में खाद्य पदार्थ का पाचन कहाँ होता है? अमीबा में खाद्य पदार्थ का पाचन खाद्य दानी में होता है, फूड वैक्यूल में होता है। अगला प्रश्न है, अमीबा के पादप के दो उपयोग लिखिए। हमें अमीबा के पादप के दो उपयोग बताने हैं कि उसका क्या क्या उपयोग है। पहला, जो अमीबा के पादप होते हैं वो भोजन को पकड़ने और निगलने में सहायता करते हैं। दूसरा, गति करने में। अमीबा है जो पादप की सहायता से गति करता है। सातवां प्रश्न है पहला इसमें, हम सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? आपने देखा होगा जैसे ही सर्दी आती है हम गहरे रंग के वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि वो आसानी से उष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। हम सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि गहरे रंग उष्मा को अधिक अवशोषित करते हैं, जिससे हमें गर्मी महसूस होती है। दूसरा प्रश्न है, अगर आपको अत्यंत सर्दी में एक मोटा कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करने की छूट हो तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? आपने देखा होगा जब सर्दी अधिक पड़ती होती है तो हम एक के बजाय दो कंबल चूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां उनके बीच में वायु आ जाती है, दोनों कंबलों के बीच में, और वायु की एक परत बन जाती है, और जिससे वहां सर्दी कम लगती है। अत्यंत सर्दी में एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों का चुनाव करूंगा। क्यों? क्योंकि दो पतले कंबलों के बीच हवा की एक पतली परत फंस जाती है जो उष्मा की कुचालक होती है और शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है, जिससे हमें अधिक गर्मी मिलती है। और एक मोटा कंबल उतना प्रभावी नहीं हो पाता, इसलिए हम दो पतले कंबलों को सेलेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा आठवां पहला, एक सरल लोलक की इधर उधर गति का एक उदाहरण है। ये हमें बताना है कौन सी गति का एक उदाहरण है। ये दोलन गति का उदाहरण है। कौन सी गति का? दोलन गति का उदाहरण है। एक दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, एक सरल लोलक 30 दोलन पूरे करने में 45 सेकंड लेता है, तो लोलक का आवर्त काल ज्ञात कीजिए। वो 30 दोलन करने में 45 सेकंड लेता है, तो हमें उसका आवर्त काल ज्ञात करना है कि वो एक दोलन पूरे करने में कितना समय लेता है। आवर्त काल की पहले तो हमें परिभाषा पता होनी चाहिए। क्या होती है आवर्त काल की परिभाषा? आवर्त काल होता है एक दोलन पूरे करने में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? आवर्त काल। यहां हमारे पास कुल समय दिया हुआ है 45 सेकंड, दोलनों की संख्या दी हुई है 30, और आवर्त काल T बराबर यहां पे हो जाएगा कुल समय बटे में दोलनों की संख्या। दोलनों की संख्या यहां पे कुल समय है हमारे पास 45 सेकंड और दोलनों की संख्या है 30। तो 45 में जब हम 30 का भाग देंगे तो 45 बटे 30, तो यहां से हम काट देंगे, 5 से काट देंगे 9 बार, ये 6 बार, फिर काट देंगे 2 बटे 3 बटे 2, फिर यहां इसका आंसर आ जाएगा 1.5। तो यहां एक दोलन पूरा करने में एक लोलक कितना समय लगा रहा है? 1.5 सेकंड लगा रहा है। लोलक का आवर्त काल कितना आ गया? 1.5 सेकंड आ गया। अब इसमें अथवा में प्रश्न दिया हुआ है, गति को परिभाषित कीजिए। हमें बताना है कि गति क्या होती है। गति किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है
तो हम उसको क्या कहते हैं, गति। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है इसमें, निम्नलिखित स्थितियों में गति का दूरी समय ग्राफ दिखाइए। नियमित चाल से गति करता एक ट्रक सीधा चलता है, इसका एक सीधा हो जाएगा, नियमित चाल से वो कर रहा होगा, यहां समय लिख देंगे, यहां दूरी लिख देंगे, तो एक सीधी रेखा में बनेगा वो ग्राफ। नियमित चाल से गति करता एक ट्रक का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होगी जो मूल बिंदु से ऊपर की ओर बढ़ती हुई जाएगी। दूसरा है बी, सड़क किनारे एक गाड़ी खड़ी हुई है, इसका आंसर आएगा सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी दूरी समय ग्राफ एक क्षैतिज सीधी रेखा होगी जो समय अक्ष के समानांतर होगी, क्योंकि दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें तो सीधी बढ़ती जाएगी ऐसे, जैसे जैसे वो समय बढ़ता जाएगा, यहां पे दूरी, यहां समय आ जाएगा, और अगर कोई सीधी गाड़ी खड़ी हुई है तो एक सीधी रेखा बनेगी, यहां दूरी, यहां समय। नवा प्रश्न है हमारा, मानव पाचन तंत्र के विभिन्न भागों को पहचानिए। हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ 4 भाग दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई, 5 भाग दिए हुए हैं। इन 5 भागों को हमें पहचानना है कि कौन कौन से ये भाग हैं। अब यहां 5 पार्ट बताए हुए हैं, उनका नाम लिखना है हमें। ए में आ जाएगा ग्रासनाल, जो ए पार्ट दिखाया हुआ है ये आ जाएगा ग्रासनाल। बी में आ जाएगा अपना आमाशय, यहां पे सी में आ जाएगा अग्नाशय, और डी में आ जाएगा छोटी आंत, और ई में आ जाएगा बड़ी आंत्र। ए में ग्रासनली, बी में आमाशय, सी में अग्नाशय, डी में छोटी आंत्र, ई में बड़ी आंत्र। अब यहां दृष्टिबाधित छात्रों के लिए एक अलग से प्रश्न दिया हुआ है कि मानव पाचन तंत्र के किन्हीं 5 भागों के नाम लिखिए, तो हम उन्हीं 5 भागों के नाम लिख सकते हैं, मुंह, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये 5 भाग हो जाते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान भरिए। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। आपांक के अपचलन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, बायोगैस उत्पन्न होती है। तीसरा प्रश्न है, यथा स्थान मानव मल निपटान तंत्र का एक उदाहरण सेप्टिक टैंक। जो सेप्टिक टैंक होता है हमारा घरों में बना होता है, वहां मानव मल निपटान होता है। अनौपचारिक मानव मल एक स्वास्थ्य संकट हो सकता है, अगर हमने उसका उपचार नहीं किया और उसको ऐसे ही खुले में डाल दिया तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। 5वां प्रश्न है, शुष्क आपांक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है, खाद के रूप में। 11वां प्रश्न है, लोहे की प्रक्रिया को समझाइए, जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थिति का उल्लेख करना है। और दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, जंग रोकने के लिए 2 तरीके, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग कैसे लगती है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, इसके लिए 2 चीजें आवश्यक होती है, एक तो नमी यानी जल, और दूसरा ऑक्सीजन या हवा, इसको हम वायु बोल सकते हैं, तब भी वो लोहे में जंग लगेगी। और इससे अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है Fe2O3, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हो सकती है बता दिया, ऑक्सीजन और पानी, इन दोनों की उपस्थिति होगी तभी लोहे में जंग लगेगी। इसको रोकने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, लोहे को जंग से बचाने के तरीके कौन कौन से। पहला, पेंटिंग या ग्रीस करके, अगर हम उसको लोहे पर पेंट या ग्रीस कर देते हैं तो वहां नमी और हवा के वो संपर्क में नहीं आएगी और जिससे वहां वो जंग नहीं लगेगी। दूसरा, गैल्वेनीकरण,
लोहे पर अगर हम जिंक की परत चढ़ा दे तो उससे क्या होगा, लोहा बच जाएगा जंग लगने से, क्योंकि वहां जिंक अधिक क्रियाशील है और पहले ऑक्सीकृत होता है, इसलिए वो लोहे में जंग नहीं लगेगी। यहां अथवा में दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकरण करना है हमें कि कौन सा हमारा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कागज का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। दूसरा, चौक को छोटे हिस्सों में तोड़ना, यह कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। क्यों है, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े भी मूल पदार्थ ही है, उसका केवल क्या बदलता है, आकार बदलता है, इसलिए वो भौतिक परिवर्तन है। अगला तीसरा, चावल पकाना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि पकने के बाद हम वापस उसी स्थिति में चावलों को हम नहीं ला सकते, उसकी संरचना बदल जाती है और नरम हो जाता है। चौथा है बर्फ पिघलना, बर्फ एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वापस हम उसको बर्फ में बदल सकते हैं, उसकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न है पांचवा, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकरण, यह कौन सा प्रक्रम है, यह एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन को ठोस क्रिस्टल बनते हैं, लेकिन उसकी रासायनिक पहचान नहीं बदलती, उसकी रासायनिक संरचना वही रहती है। अगला प्रश्न है 12वां हमारा, सालू ने एक ही प्रकार के पौधों के दो गमले लिए, एक ही प्रकार के पौधे हैं उनके दो गमले ले लिए और उन्हें ए और ब चिन्हित किया। उसने गमला ए को अंधेरे कमरे में रखा है और गमला ब है उसको सूर्य के प्रकाश में रखा है। तो ए को कहां रखा है, बिल्कुल अंधेरे में, और ब जो गमला है उसको कहां रखा है, सूर्य के प्रकाश में। 72 घंटे के बाद उसने दोनों गमलों की पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण किया, यानी 3 दिन बाद उसने क्या किया, दोनों गमलों की जो पत्तियां हैं उन पर आयोडीन परीक्षण किया। और पहला प्रश्न है यहाँ, किस गमले ए या ब की पत्तियां आयोडीन परीक्षण के दौरान नीली या काली होंगी। हमें बताना है कि कौन से जब हम परीक्षण कर रहे हैं तो कौन से गमले की पत्तियां नीली काली होगी। इसका आंसर हो जाएगा गमला ब। जो ब गमला है उसका पौधा कहां रखा होता है, धूप में, धूप में रखेगा तभी तो उसको सारी सुविधाएं मिल रही है। जो अंधेरे कमरे में रखा है उसका विकास भी कम होगा, और यहाँ जो ब है वो उसको वायु, खुली धूप, सारी चीजें, यहाँ सारी जो आवश्यकता है वो उसकी पूरी हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गमला ब। अगला प्रश्न है हमारा सेकंड, पत्तियों को हरा रंग देने वाले वर्णक का नाम बताइए। आपने पढ़ा होगा कि पत्तियों का हरा रंग कौन से वर्णक के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। तीसरा प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की हमें यहां परिभाषा बतानी है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके CO2 और जल से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, प्रकाश संश्लेषण। इसमें साथ में क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। पौधे जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्योंकि पत्तियों में क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है हमारा, किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए जो स्वपोषी नहीं है। ऐसे दो पौधों के नाम लिखने जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। पहला तो हो गया अमरबेल, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, और दूसरा हो गया मशरूम, यह एक कवक पौधा है, कवक है, पौधा नहीं, लेकिन स्वपोषी नहीं है। घटपर्णी एक आंशिक रूप से विषमपोषी पदार्थ है। अगला प्रश्न है हमारा 13वां, रवि अपने पिता के जन्मदिन के लिए हलवा बना रहा था। उसके पिताजी का जन्मदिन है और वो हलवा बना रहा है। उसने देखा कि कढ़ाई का लकड़ी का हैंडल ठंडा था, जो कढ़ाई की लकड़ी है उसका हैंडल ठंडा था, परंतु धातु की चम्मच बहुत गर्म थी। बताओ, होता है ना, जो हमारा हैंडल होता है लकड़ी का या फिर जो प्लास्टिक वाला होता है वो ठंडा होता है, परंतु धातु की चम्मच बहुत गर्म थी। किस प्रक्रिया द्वारा कढ़ाई की उष्मा धातु की चम्मच तक पहुंच गई। हमें बताना है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कढ़ाई की उष्मा धातु की चम्मच तक पहुंच गई। तो चालन प्रक्रिया द्वारा ये क्या होता है, जो कढ़ाई की उष्मा धातु तक पहुंच जाते हैं। ठोसों में जो भी संचालन होता है उष्मा का, वो किसके द्वारा होता है, चालन। तो धातु ठोस होती है, ठोसों में उष्मा का चालन
चालन विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, तांबा उष्मा का रिक्त स्थान है, चालक या कुचालक? तो तांबा उष्मा का चालक होता है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, हमारे घरों में भी तांबे के तार लगे होते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है तीसरा, खाना पकाने वाले बर्तनों के हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक के क्यों होते हैं? अभी यही पढ़ा था, वापस वही रिपीट हो जाए। देखो, खाना पकाने वाले बर्तनों के हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक के इसलिए होते हैं क्योंकि लकड़ी और प्लास्टिक उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। लकड़ी और प्लास्टिक दोनों उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, और उन उष्मा का प्रवाह नहीं होता और वो गर्म नहीं होते। यह हमें गर्म बर्तन को बिना हाथ जलाए पकड़ने में मदद करते हैं। अगर ये क्या होता है? कुचालक होते हैं और गर्म नहीं होते, और हम आसानी से इनको पकड़ सकते हैं। चौथा प्रश्न है, रवि ने टीन के समान आकार वाले दो डिब्बे लिए, एक काला और दूसरा सफेद। उसने दोनों को पानी से भरकर धूप में रख दिया। कौन सा डिब्बा अधिक गर्म होगा और क्यों? हमें बताना है कि वो उसने दो डब्बे लिए, एक सफेद और एक काला, और दोनों में पानी भरकर धूप में रख दिया। अभी हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले कि हम सर्दियों में कैसे जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं उनको ज्यादा पहनते हैं क्योंकि वो उष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। तो यहां क्या होगा? काला डिब्बा अधिक गर्म होगा क्योंकि काला रंग उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। यह सूर्य के प्रकाश से अधिक उष्मा को अवशोषित करेगा, जिससे इसके अंदर का पानी सफेद डिब्बे की तुलना में अधिक गर्म हो जाएगा। तो जो काले रंग का डब्बा है उसका पानी जल्दी गर्म होगा और सफेद रंग का बाद में होगा। 14वां प्रश्न है हमारा, रिया की यात्रा और गति की गणना। रिया प्रातः 7:15 अपने घर से साइकिल चलाकर स्कूल के लिए निकली, जो कि 10 किलोमीटर दूर है। वह प्रातः 7:55 स्कूल पहुंची। शाम को वह 20 मिनट में ऑटो रिक्शा से वापस घर आ गई। सुबह वह इस साइकिल से गई और शाम को किससे वापस आई? ऑटो रिक्शे से वापस आ गई। रिया को प्रातः घर से स्कूल पहुंचने में कितने समय लगे? क्योंकि वो 15 पे गई, 55 पर पहुंच गई, तो हम 7:55 में से 7:15 घटाएंगे तो 40 मिनट। तो रिया सुबह साइकिल से कितने देर में स्कूल पहुंच गई? 40 मिनट में वो स्कूल पहुंच गई। दूसरा प्रश्न है, कौन सा वाहन तेज था, साइकिल या ऑटो रिक्शा? आपने देखा होगा सुबह उसको साइकिल से जाने में 40 मिनट लगे। सुबह वो साइकिल से 40 मिनट लगे उसको, और ऑटो से उसे सिर्फ 20 मिनट लगे। तो कौन सा तेज होगा? ऑटो से 20 मिनट। तो ऑटो ही तेज है, तो ऑटो की गति यहां तेज है ऑटो रिक्शा की। अगला प्रश्न है, साइकिल की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। जिया को स्कूल पहुंचने में लगा समय 40 मिनट, और घंटे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 40 में किसका भाग दे देंगे? 60 का भाग दे देंगे। तो जब 40/60 करेंगे हम, तो वो आ जाएगा 2/3 घंटे। अगला प्रश्न है हमारा, गति की गणना कीजिए। हमें बताना है कि उसकी गति क्या है, उसकी स्पीड क्या है। गति का सूत्र दिया हुआ है, दूरी है 10 किलोमीटर, उसकी घर से स्कूल की दूरी है 10 किलोमीटर, और समय लग रहा है उसको 2/3 घंटे। तो हम उसकी स्पीड निकालेंगे, तो 10/10 × 3/2 करेंगे, तो हम इसको काट देंगे 5 बार, तो ये 15, इसकी क्या आ जाएगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15वां हमारा, अपशिष्ट जल संचार उपचार संयंत्र। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में 4 चरण शामिल है। पहला, अपशिष्ट जल को बड़े आकार के संदूषक जैसे कपड़े के टुकड़े, डिब्बे आदि से अलग करने के लिए ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने सलाखा छन्ने से गुजारा जाता है। दूसरा चरण है, इसके बाद जल को ग्रिट और बालू से अलग करने की टंकी में ले जाते हैं। तीसरा चरण है, फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसकी ओर ढलान वाला होता है, जहां से मल को जल से अलग किया जाता है। चौथा चरण दिया हुआ है, निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु गुजारी जाती है। अब यहां पहला प्रश्न दिया हुआ है, जल को रोगाणु रहित करने वाले एक रसायन का नाम बताइए। ऐसे एक रसायन का नाम बताइए जिसे हम जल को रोगाणु रहित या साफ कर सके। तो क्लोरीन होता है जिससे हम जल को साफ कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है 15वें का,
निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है। यह वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि के लिए किया जाता है। कौन सा जीवाणु होता है यहाँ? वायवीय जीवाणु। यहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वायवीय जीवाणु। अगला प्रश्न है तीसरा, घर में वाहित मल को कम करने के 2 उपाय सुझाओ। कि जो वाहित मल है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ये यहां उसके 2 उपाय बताने हमें। पहला, खाना पकाने वाले तेल होते हैं और वसा को सिंक में न डालें। क्या करना चाहिए हमें कि जो खाने पकाने के तेल और वसा है उनको हम सिंक में नहीं डालें और वो चिकनाई आ जाती है। दूसरा, रासायनिक पदार्थों जैसे पेंट, कीटनाशक आदि को नालियों में ना बहाए। हमें इनको नालियों में नहीं बहाना चाहिए। चौथा प्रश्न है हमारा, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के 2 तरीके सुझाओ। हमें जो भी सार्वजनिक स्थान है वहां पर स्वच्छता बनाए रखनी है, उसके लिए 2 तरीके बताने हमें। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? पहला तरीका कि वहां कूड़ादान का प्रयोग करें। हमें क्या करना चाहिए? वहां कूड़ादान का प्रयोग करें और जो भी कूड़ा है इधर उधर ना फेंके, उसे हमें कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए, कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। उसके बाद दूसरा उपाय है शौचालय का उचित उपयोग करें और उन्हें साफ रखें। हमें क्या है, शौच के लिए शौचालय को ही उपयोग करना चाहिए, बाहर हमें नहीं जाना चाहिए और शौचालय को हम नियमित साफ सफाई रखें, उनकी साफ सफाई करते रहें तो किया होगा सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनी रह सकती है।